Hi, I'm Neha Verma and welcome to my channel English Indian at JRF 2020. Right. So in the previous unit we have covered uh, Anglo-Saxon age literature, and now in this unit we are beginning with Age of Chaucer. Right. And in Age of Chaucer we'll start with 100 years of war. So without delaying it further, we'll start it. Before that, take a pen and a paper with you, so whatever you feel important on what or whatever I feel like you to mark it, just highlight it in your notes, right? So 100 years of war, as you can see, that 100 years of war was started in 1337 and it ended in 1453. So basically it wasn't 100 years, but our researchers and scholars considered it to be a period of 100 years, although it was 116 years of war, but still it is considered as 100 years of war, right? So before going further, let me tell you a short story about Edward the Third, who was the king in England, right? So क्या था उस टाइम पे कि फ्रांस के अंदर जो है हमारे एक किंग है, जैसे यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, फ्रांस में फिलिप ऑफ वल्वा थे, राइट? और इंग्लैंड में एडवर्ड द थर्ड, एंड दे बोथ वर कजन्स टू ईच अदर. सो इससे पहले जो है फ्रांस किसके साथ डील कर रहा था? फ्रांस में जो रूलर थे, जो आपके फिलिप फोर्थ थे वहाँ पे, ही वॉज डेड, हिज सन्स वर डेड. तो इनके तीनों बेटे मर चुके थे, ग्रैंड चिल्ड्रन में भी सिर्फ एक ही बेटा बचा हुआ था, हु वॉज एडवर्ड दी थर्ड. सो ग्रैंड चाइल्ड के लिए आधे लोग जो थे फ्रांस के, दे वर ऑल इन फेवर टू सपोर्ट एडवर्ड दी थर्ड, बट द रिमेनिंग पब्लिक वर इन दी सपोर्ट ऑफ फिलिप ऑफ वल्वा. सो द मेजॉरिटी वेंट फॉर फिलिप ऑफ वल्वा और ये जीत गए थे. तो जब फ्रांस के थ्रोन के लिए वॉर की गई थी, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड हैविंग दिस वॉर? बिकॉज इंग्लैंड एंड फ्रांस, the kings of England and France, they both want France to be the sole kingdom and the other territories also under their control, right? So England में जब एडवर्ड थ्री थे तो इन्हें मिल चुका था गस्कनी. गस्कनी एक टाउन है, एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का फ्रांस का, जो इनके कंट्रोल में आ गया था, जो एज अ गिफ्ट आप कह सकते हैं फिलिप ऑफ वल्वा ने इन्हें दिया था. बिकॉज एडवर्ड द थर्ड वर वेरी वेरी रिलक्टेंट, ही वॉज वेरी अनविलिंग मतलब इनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी गस्कनी पे रूल करने का, लेकिन इनको ये करना पड़ा. एंड विदाउट एनी डिज़ायर टू एक्सेप्ट दिस किंग, ही स्टिल हैड टू एक्सेप्ट फिलिप ऑफ वल्वा एज अ न्यू रूलर ऑफ फ्रांस. फिर जब ये गस्कनी चले गए, गस्कनी के बाद ये धीरे धीरे इंग्लैंड की तरफ बढ़ गए. सो ही बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड. वहाँ पे इन्होंने अपनी आर्मी ग्रो करी, अपने सोल्जर्स को अच्छे से ट्रेन किया वॉर करने के लिए. तो आगे चलकर इन्होंने 1337 में ही अटैक्ड ऑन फ्रांस. तो 1337 में आपका मेजर वॉर जो है 100 ईयर्स ऑफ वॉर स्टार्ट होता है. लेट मी ऑल्सो टेल यू कि यहाँ पे जो है आप 3 तरह का डिवीज़न देखोगे. जो पहला डिवीज़न है दैट इज़ द एडवर्डियन वॉर, सेकेंड डिवीज़न है द कैरोलिन वॉर एंड द लिंसेस्ट्रियन वॉर. तो 3 डिविजन्स में आप 100 ईयर्स ऑफ वॉर को देखोगे, राइट? यहाँ पे भी ये थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है ये आपको अभी पता चल गया है. इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं कि व्हाट वाज इट ऑल अबाउट. सो 100 ईयर्स ऑफ वॉर के लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. Edward III and the Black Prince. अच्छा, Black Prince, who was Black Prince? He was the son of Edward III. So with the help of his son and his other soldiers, he attacked on France. They won the war and celebrated its triumph. So this was the period where it started a new language and literature. So ये पहला टाइम था 1055 AD के बाद. ये पहला टाइम था जब इंग्लैंड का कोई नेटिव किंग यहाँ पे लैंग्वेज और लिटरेचर को वहीं की नेटिव लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में लेकर आ रहा था. एंड हु वर द फेमस पीपल? चॉसर, लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ. दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मच टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग द वर्क इन English. And as we all know that Chaucer was the court poet. और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा फ़नी ज़रूर लग रहा है, बट आई हैव जस्ट क्रिएटेड इट, जस्ट अ मिनट, आई हैव जस्ट क्रिएटेड टू मेक यू रियलाइज, बिकॉज ये जितना फ़नी होगा आई गेस आपको उतना ये जल्दी याद रह पाएगा. एडवर्ड द थर्ड, द फर्स्ट किंग इन इंग्लैंड, जहाँ पे 100 ईयर ऑफ वॉर हुआ था. फिर उसके बाद आए थे रिचर्ड टू. रिचर्ड टू वॉज द सन ऑफ एडवर्ड द थर्ड, राइट? देन बिकेम
देन हेनरी 4 केम हेयर, राइट। तो मैं ये 3 राजा आपको इसलिए याद करवाना चाहती हूँ बिकॉज चौसर के लिए क्वेश्चन आया जाता है नेट में, दैट हु वर द 3 रूलर्स अंडर हुम चौसर हैड वर्कड, या फिर इन द हिस्ट्री हु इज़ द ओनली पोएट हु हैड वर्कड अंडर द किंगशिप ऑफ 3 किंग्स। सो ये 3 नाम है, इसको कैसे याद रखना है। पहला जो है इसके यहाँ पे रोमन नंबर है 3, दूसरे के यहाँ पे है 2 और तीसरे के यहाँ पे है 4। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, 3 2 4, 3 2 4। यू कैन ऑल्सो राइट इट इन योर पेपर, E3 R2 and H4, that is Edward III, Richard II and Henry IV, right? So 100 year of war it was fought on 1337 May 24th। तो पूरी डेट याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द ईयर। एंड इट वाज स्टार्टेड बाय फ्रेंच किंग फिलिप 4। फिलिप 4 हमने किन्हें कहा, फिलिप ऑफ वल्वा, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको फ्रांस की साइड में पहला वाला, तो फिलिप ऑफ वल्वा ही बिकेम फिलिप 6 ओवर देयर। ये इनको टाइटल मिलता है फिलिप 6 का वहाँ पे, राइट। There goes a story now in France by following the demise of Philip 4 and his sons। उनके जो बेटे थे, इनके नाम आपको याद नहीं रखने, बट एक बार सुन लीजिए, लुई 10, फिलिप 5, चार्ल्स 4। सो दे ऑल डाइड इन अ वॉर। ये सब मरते चले गए और एक तरह से इनकी जो डिनेस्टी थी, दैट इज़ कैपेशियन डिनेस्टी, दैट वाज ऑल एंडेड। यू कैन ऑल्सो राइट इट कैपेशियन डिनेस्टी, but it is not so important for net purpose of you, just listen it for once, right? So Edward III wanted his claim to the throne, but his decision wasn't supported by French nobility, so he had to support it Philip 4's nephew। ये जो हमारे फिलिप ऑफ वल्वा हैं, ये फिलिप 4 के नेफ्यू हैं। फिलिप 4 कौन थे, जो कि फ्रांस का रूलिंग राजा था उस टाइम पे। तो इनके कोई बेटे नहीं थे, सब मर चुके थे, लेकिन इनका ये नेफ्यू था, राइट। सो फिलिप ऑफ वल्वा बिकेम अ किंग। Later on, he becomes Philip VI as King of France. So Edward reluctantly accepts this in the want of French throne। अब क्या होता है, एडवर्डियन वॉर पे हम आ जाते हैं, क्योंकि एडवर्डियन वॉर का स्टार्टिंग कहाँ से बताया जाता है, 1337 till 1360। सो ये पहला जो टाइम पीरियड है, इट वॉज सेलिब्रेटेड एज अ ट्रायम्फ विद हिज सन। और इनका जो बेटा है, जो पहला बेटा है एडवर्ड III का, ही इज़ रेफर्ड एज द ब्लैक prince, right? So as you can read from the first point here, in 1340 Edward III got triumph in this war, and later on he defeated French at the Battle of Crécy in 1346। तो Battle of Crécy की भी अगर आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे गए हों तो 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं। जस्ट रिमेंबर इट वॉज फाउट इन 1346 by Edward III and the French king Philip VI, right? यहाँ पे अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दिस क्वेरल फिनिश्ड विद द ट्रीटी ऑफ ब्रिटनी इन 1360 विच मार्क्स द ग्लोरी ऑफ एडवर्ड III। तो इस वॉर का जो स्टार्टिंग हुआ था, इसकी स्टार्टिंग में भी किसकी जीत हुई थी, एडवर्ड की, और इसके एंड में यानी कि 1360 में उसमें भी किसकी जीत हुई, एडवर्ड III की। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है याद रखने वाली, कि इसके बाद धीरे धीरे क्या होता गया, द हेल्थ ऑफ ब्लैक प्रिंस वेंट ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग। तो धीरे धीरे उनकी हेल्थ ख़राब होती गई एंड ही बिकेम डेड बिफोर द डेथ ऑफ एडवर्ड III who was his father, right? So एडवर्डियन वॉर के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है दैट एडवर्ड III in 1340, इसको लिख लीजिए आप, got triumph in this war। Later on he destroyed the French at the Battle of Crécy, and Battle of Crécy was fought in 1346। ओके, तो ये 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे लिख लेनी है। अब बात करते हैं कैरोलिन वॉर की, राइट। सो कैरोलिन वॉर में क्या होता है, जैसे मैंने मेजर पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट कर रखे, तो आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा। कैरोलिन वॉर में हम बात करते हैं दैट इन फ्रांस चार्ल्स V वॉज प्रिपेयरिंग विद हिज आर्मी। अब क्या होता है कि फिलिप जो है, ये जो यहाँ पे हमारा चार्ट था, फिलिप ऑफ वल्वा के बाद चार्ल्स 6 यहाँ पे आते हैं, राइट। सो चार्ल्स 6 से पहले जो है चार्ल्स V यहाँ पे रूल कर रहे हैं, और चार्ल्स V अपनी आर्मी को तैयार कर रहे हैं। ही इज़ प्रिपेयरिंग विद हिज आर्मी टू अटैक इंग्लैंड एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग इन इट। एंड एडवर्ड III कौन है, इंग्लैंड में ही इज़ द किंग। ही विद हिज डिजीज सन द ब्लैक प्रिंस वर फेलिंग टू लीड हिज मिशन। तो ये फेल होता जा रहा है हर तरह से अपने मिशन को प्रोसीड करने के लिए। His son dies after few years and in 1377। अब यहाँ पे से आपको मार्क करना है 1377 के आगे आप सर्कल बना लीजिए दैट
In 1377, Edward III established peace treaty but failed in attempting that and dies ultimately. तो 1377 में पहली बार एडवर्ड III had prepared this proposal to make a peace treaty. इसने अपना एक प्रस्ताव रखा कि हमें शांति के लिए संधि करनी है. तो इन्होंने ये प्रपोज़ल रखा, लेकिन इनका प्रपोज़ल फेल हो गया और इसके कुछ साल बाद ही इनकी डेथ हो गई. यानी ये बात कब की है? 1377 की. डेथ ईयर भी सेम है, प्लस पीस ट्रीटी को रखने का प्रपोज़ल भी सेम है. अब आ जाइए आप आपके प्रेजेंट इस पे कैरोलिन वॉर पे. जो मेजर चीज़ है यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है कि 1377 में इसने प्रपोज़ल दिया. ब्लैक प्रिंस की भी डेथ हो जाती है कुछ टाइम बाद में. प्रिंस आपका जो किंग है एडवर्ड III, ही ऑल्सो डाइज. ही वॉज एडमायर्ड बाय चार्ल्स इन 1380. अब फ्रांस के अंदर कौन है? चार्ल्स V है. तो 1380, 3 साल बाद उसे रियलाइज़ होता है, तब ये उसकी तारीफ़ करता है. किसकी? इसके प्रपोज़ल की. किसके प्रपोज़ल की? एडवर्ड III के प्रपोज़ल की. कि बात तो सही कर रहा था वो, पीस ट्रीटी तो अच्छी बात थी, हमने ध्यान नहीं दिया, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी. तो अब क्या होता है कि ही एडमायर्स हिज डिसीजन एज बोथ द किंग्स पोजीशन वॉज टेकन बाय अंडर एज रूलर्स. अब क्या होता है यहाँ पे चार्ट देखना आप. इंग्लैंड में एडवर्ड III के बाद कौन आता है? ब्लैक प्रिंस. ब्लैक प्रिंस के बाद राजा कौन बनता है? रिचर्ड II. अब रिचर्ड II जो है, ये देखिए मैंने जो कार्टून बनाया है ये एकदम भोला सा बच्चा है. यानी कि ये मैंने इसलिए बनाया है बिकॉज रिचर्ड II वॉज द 10 years old child here and he became the king here. तो यहाँ पे इस बच्चे को ही राजा बना दिया जाता है. और इसी के साथ में चार्ल्स जो है एक प्रपोज़ल लेकर आते हैं. वो प्रपोज़ल क्या होता है कि एज बोथ द किंग्स पोजीशन वॉज टेकन बाय अंडर एज रूलर्स इन रिचर्ड II and Charles VI. So England and France agreed to maintain peace in 1389 through the Treaty of Lellingham. So finally they all come with unanimous decision of signing this peace treaty, which is called the Treaty of Lellingham, and it was signed in 1389. तो आप देखिए 77 में एडवर्ड III की डेथ होती है. 1380 में ही वॉज एडमायर्ड बाय चार्ल्स एंड इन 1389 इतना बाद में आके दे यूनानिमसली कम विद दिस डिसीजन. एक साथ मिलकर इस डिसीजन पे आते हैं कि चलो फाइनली ये ट्रीटी साइन कर ली जानी चाहिए. कौन सी ट्रीटी? पीस ट्रीटी. ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. राइट. अब आ जाते हैं हम लैंकास्ट्रियन वॉर पे. यहाँ पे क्या होता है कि अब किसका किंगडम चल रहा है? रिचर्ड II का. लेकिन रिचर्ड II इज़ अ चाइल्ड हियर. तो क्या होता है जितने भी और छोटे छोटे लोग होते हैं वो इसे गाइड करने की कोशिश करते हैं. सो देन कम रिचर्ड II ओवर द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड एंड इन फ्रांस हु इज़ लीडिंग देयर? चार्ल्स VI. ये यहाँ पे देखिए चार्ल्स VI यहाँ पे लीड कर रहा होता है. राइट. सो व्हेन चार्ल्स VI इज़ लीडिंग ओवर हियर, later they both agreed for the peace treaty, and then comes the starting of Lancastrian war. So Richard II was overthrown by Henry IV. अब क्या होता है यहाँ पे फिर से सुनना इस चीज़ को कि रिचर्ड II, क्योंकि अभी वो बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है. अच्छा, कब इसने किंगडम संभाला होगा? 89 में इसने पीस ट्रीटी साइन करी थी एज अ चाइल्ड. राइट. तो लैंकास्ट्रियन वॉर आते आते अब इसको कौन इसके ऊपर एडवाइस दे रहा है? इसके एक अंकल हैं जिसका नाम भी आपने सुना हुआ होगा. ही इज़ जॉन ऑफ गॉन्ट. या ही इज़ जॉन ऑफ गॉन्ट. जॉन ऑफ गॉन्ट के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू हियर. 4th पॉइंट पे जो लिखा है जॉन ऑफ गॉन्ट, यहाँ पे आपको ध्यान से इसे याद रख लेना है दैट रिचर्ड II को हमेशा कंटिन्यूसली ये गाइड करता रहता था, एडवाइस देता रहता था, लेकिन इसके मन में भी कपट था. सो ही वॉज नॉट अ वेरी गुड person to give an advice to the king, but he was exploring his aims, he was exploring his monetary term benefits, he was exploring his only profit in the whole kingdom. तो इसको वही सलाह देता था जो इसके लिए बेनिफिशियल रहती थी. राइट. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि लैंकास्ट्रियन वॉर में जब रिचर्ड II लीड कर रहा था तो यहाँ पे इसको हटाने कौन आता है? हेनरी IV यहाँ पे आ जाता है 1399 में. ये इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू मार्क दिस हियर. एंड चार्ल्स VI बिकम्स मैड. और चार्ल्स VI की हेल्थ ख़राब होने लगती है धीरे धीरे. कहाँ पे? फ्रांस के अंदर. ही बिकम्स मैड, सडनली मैड, मतलब पूरी तरह से तो नहीं लेकिन धीरे धीरे ही बिकम मेंटली सिक. राइट. सो यहाँ पे जब हेनरी IV आता है
तो हेनरी फोर क्या करता है, एक डिसीजन लेता है दैट आई स्लोली गो टूवर्ड्स फ्रांस एंड एक्वायर द किंगडम। तो यही पाथ कौन फॉलो करता है, इसका बेटा, बिकॉज हेनरी फोर की डेथ हो जाती है जब, उसके बाद हेनरी फाइव कम्स हियर। तो यहाँ पर चार्ट में देखिए, ये चार्ट आपको बना लेना है ताकि आपको आसानी से याद रहे, क्योंकि ये मैं बोलती जाऊँगी और आप लिखते जाएंगे तब नहीं याद रहेगा। एक चार्ट बना के रखिए सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो, राइट। सो हियर कम्स हेनरी फोर। हेनरी फोर के बाद इसका बेटा आता है इन 1415। हेनरी फाइव क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ता है फ्रांस की तरफ, बट ही वॉज डिलेड बाय एन ईयर, 1 साल की देरी से ये कहाँ पहुँचता है, पेरिस पहुँचता है। एंड ही वेंट टूवर्ड्स कैलेस, कैलेस वहाँ पे एक जगह है, एंड गेन ट्रायम्फ बाय क्रशिंग द राइवल्स एट द बैटल ऑफ एजिनकोर्ट इन 1415। क्या होता है कि 1415 में बैटल ऑफ एजिनकोर्ट में लड़ते लड़ते ये क्या करता है, वहाँ पे पहुँचता है, फ्रांस के कैलेस जो एक प्लेस है वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ पे जाके जीत जाता है। नाउ ही गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्मैंडी। नॉर्मैंडी कहाँ पे है, आपके फ्रांस के नॉर्दर्न साइड में है। फ्रांस का मैप एक बार खोलिएगा ओल्ड वाला, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे अब इसका मैक्सिमम पार्ट जो है फ्रांस का इसके कंट्रोल में आने लगता है। देन हेनरी मीट्स चार्ल्स सिक्स, जो हमारा मैड किंग है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, चार्ल्स सिक्स इज़ अ मैड किंग इन फ्रांस, राइट। सो हेनरी जो है यहाँ पे चार्ल्स सिक्स से मिलता है एंड ही एक्सेप्ट्स द ट्रीटी ऑफ ट्रॉयज़। ट्रॉयज़ की ये जो संधि वहाँ पे साइन करता है, बाय विच ही एक्सेप्ट हैप्पीली टू टाई अ नोट विद द फ्रेंच किंग्स डॉटर एंड एंड लेट हिज एयर्स टेकन द फ्रेंच थ्रोन। तो अब क्या होता है कि चार्ल्स सिक्स एक प्रपोजल लेकर आता है हेनरी फाइव के पास कि इफ़ यू विल मैरी माई डॉटर I'll give you money, I'll give you so many things, and but with this treaty you have to let your child take this throne। तो मतलब अभी के लिए तो ये इसको शादी करवा देता है, क्योंकि इसको दिख रहा है कि सारा किंगडम इसके पास आता जा रहा है, सब कुछ इसके हाथ में आता जा रहा है, और इसे कहता है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो ताकि उसके बाद जो एयर्स हों, तुम्हारे जो उत्तराधिकारी हों, वो इस फ्रेंच थ्रोन पे राज करे। तब तक मैं हूँ और जब तुम्हारे बच्चे आ जाएँ तो वो इस थ्रोन पे राज करे। तो इस चीज़ के साथ पीस ट्रीटी साइन होती है। ये कब की बात चल रही है, आपकी 1415 की बात चल रही है, राइट। सो इस तरह से लेंसेस्ट्रियन वॉर की मेजर चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। फिर से देख लीजिए, लेंसेस्ट्रियन वॉर, इट वाज ऑल अबाउट रिचर्ड II हु वाज ओवरथ्रोन बाय हेनरी IV in 1399 and it is also marked as an year where Charles VI becomes mad, right? Then Henry V, who is the son of Henry IV, went towards France for conquering it, but Charles VI made a treaty here with him by giving his daughter. So hence this पीस ट्रीटी वॉज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ ट्रॉयस। यहाँ पे जो पीस ट्रीटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ ट्रॉयस। बात कब की होती है, ये 1415 की। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे एक और ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ लिलिंगम, दैट वाज इन 1389। तो ये जो ट्रीटीज़ हैं इनको अलग से आप लिख सकते हो कि 1389 में ट्रीटी ऑफ लिलिंगम, 1415 में ट्रीटी ऑफ ट्रॉयज़, ये आपकी साइन की जाती है। अब बात करते हैं ब्लैक डेथ की। ब्लैक डेथ इज़ अ नेम ऑफ प्लेग हियर, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे कोरोना चल रहा है। इट वॉज़ अ काइंड ऑफ एपिडेमिक, इट वॉज़ प्लेग which was also known as bubonic plague. Bubonic plague इसलिए कहा जाता है because it is related to bubes and bubes are your some swelling part। जैसे कि आपको कहीं पे भी swelling हो जाए उसे bubes कहते हैं, right? So bubonic plague was happened in 1348 and it occurred under the armpits or at groin around thighs, और ये इटली से फैला है, इटाली से it had spread into the whole Europe, और यूरोप से सब जगह ये फैल जाता है आसपास। So due to its impact, due to its negative influence, most of the population of England, in fact 25 to 30% population of England became annihilated. They became dead in the effect of this bubonic plague, which was fatal for the human beings, right? अब क्या होता है यहाँ पे कि जब प्लेग चल रहा होता है तो प्लेग सब जगह आता है, यानी इटाली में भी आता है। देयर वाज अ फेमस राइटर, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट हिम, बोकेशियो के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट वाज द फेमस वर्क रिटन बाय बोकेशियो। सो इट इज़ मेंशन्ड ओवर हियर इन द थर्ड पॉइंट दैट ही हैड रिटन the Decameron. So the Decameron was written as an experience
विच इंस्पायर्ड हिम टू राइट दिस बुक। तो यहाँ पे जो इनके प्लेग के एक्सपीरियंस थे वो उन्होंने उससे इंस्पायर होके ये किताब लिखी है। और उस टाइम पे 1348 में पूरी तरह से फ्लोरेंस ख़त्म हो गया था। फ्लोरेंस कहाँ पे? इट इज़ इन इटली इन 1348, क्योंकि प्लेग का टाइम कब का बताया जाता है? 1348 का। तो लकीली जो हमारे ऑथर हैं ये बोकाशियो, ये पोएट, ये बच जाते हैं और ये फिर आगे जाकर लिखते हैं द डीकेमरॉन, राइट। इसके बारे में इसके बाद आता है आपका पेजेंट्स रिवॉल्ट। पेजेंट्स रिवॉल्ट इट अकर्ड इन 1381। तो हम इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे कि पेजेंट्स रिवॉल्ट हुआ क्यों था। यहाँ पे आप देखिए इसके 4 मेजर कॉजेज़ हैं, राइट। द स्टैट्यूट ऑफ लेबरर्स, स्टैट्यूट मतलब होता है कोई लॉ। प्राइसेस, क्योंकि प्राइस हाइक हो जाती है। द यंग किंग के बारे में भी मैं अभी बताती हूँ। एंड द पॉलिटिक्स। सो थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए कि there was lack of labor and lack of food. So there was food security, there was resources scarcity. So it was a kind of period where everything and every object was going through some kind of sadness or miseries or some lack. तो यहाँ पे देयर वॉज annihilation ऑफ मोर देन 30% ऑफ पॉपुलेशन। बहुत ज़्यादा जो है 30% से भी ज़्यादा लोग यहाँ के ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेग आया था, अगर आपको याद हो तो 1348 में जो प्लेग आया था इसका इफ़ेक्ट था 1351 तक, लेकिन बाद में भी उसको रिकवर करने में काफ़ी साल लग गए थे। एंड हियर यहाँ पे क्या होता है कि ये एक लॉ बनाते हैं। कौन बनाता है? इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट है, इट ब्रिंग्स द लॉ कॉल्ड द स्टैट्यूट ऑफ लेबरर्स। अब इसमें क्या होता है कि इट वाज अ law imposed by England's government. It was imposed on laborers so that they won't demand the higher salary on the present one. ये इसलिए लगाया जाता है ताकि इंग्लैंड के जो फार्मर्स हैं, जो पेजेंट्स हैं, वो प्रेजेंट सैलरी पे काम करें, वो सैलरी हाइक ना मांगे। क्योंकि इन्होंने क्या कह दिया था कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, बचा कुचा पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है? 100 years ऑफ वॉर अभी भी चल रहा है, याद रखिएगा, बैकग्राउंड में अभी भी वॉर चल रहा है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा जा रहा है, सोल्जर्स के पास जा रहा है, स्कैर्सिटी है फूड की, रिसोर्सेज नहीं है, लेबरर्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ख़त्म हो चुके हैं, कुछ भी हमारे पास नहीं बचा है। इसलिए ये लोग क्या कानून लाते हैं कि अब आप हमसे पैसे बढ़ाने की डिमांड मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास पैसा ऑलरेडी नहीं है। So there is already a shortage of food in the kingdom. So this is one of the first causes of peasants' revolt. Now point two is price hike. So due to low wages since the outbreak of the plague, farmers suffered from starvation or hunger and lack of resources. अब सब चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, और पैसा वैसे ही नहीं है, इकोनॉमी सही करनी है लोगों को। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास जब पैसा कम है तो अब ये पैसा कम है तो ख़रीदेंगे ही नहीं चीज़ें, इसलिए प्राइस ऑलरेडी हाइक्ड है। तो यहाँ पे एक ये इनका एग्रेशन पॉइंट होता है कि प्राइस लो करो नहीं तो हम रिवोल्ट कर देंगे। तो तब भी ये लोग नहीं मानते। कौन नहीं मानते? इंग्लैंड की गवर्नमेंट नहीं मानती है इन सब चीज़ों के लिए। देन कम्स द थर्ड पॉइंट, द यंग किंग। यंग किंग कौन था हमारा? रिचर्ड द सेकेंड। इफ़ यू रिमेंबर दैट रिचर्ड द सेकेंड वॉज 10 years old boy when he acquired the throne of England under the advice of John of Gaunt. John of Gaunt was his uncle, right? So after the death of Edward III in 1377, his son becomes the heir of England, but the real power is in the hand of his uncle, right? Then comes your fourth reason. अच्छा, फोर्थ रीज़न जो है पॉल टैक्स है। पॉल मतलब यहाँ पे एक पॉल टैक्स ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि अब तक किसकी मनमानी चल रही है? देयर इज़ अ मोनोपोली ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। जॉन ऑफ गॉन्ट अपना हर तरह का टैक्स लगा देता है, कभी भी थोड़े थोड़े दिन में कैसा भी टैक्स ये लेकर आ जाता है। सो पॉल टैक्स वॉज टू मेंटेन द कॉस्ट ऑफ बैटल एज इंग्लैंड वॉज इंडल्ज इन 100 years ऑफ वॉर। पॉल टैक्स इसलिए लगाया जाता है ताकि इंग्लैंड जो है 100 years ऑफ वॉर में अपने जो बैटल के अंदर सोल्जर्स लगे हुए हैं उनको अच्छे से रिसोर्सेज दे पाए, उनके लिए अच्छे से फुलफिल कर पाए हर चीज़ को। सो दिस टैक्स वॉज टू बी डिपोजिटेड बाय द लैंडलॉर्ड्स, लैंड ओनर्स एंड पेजेंट्स। तो ये टैक्स सिर्फ पेजेंट्स के ऊपर ही नहीं था, ये टैक्स किसके ऊपर था? लैंडलॉर्ड्स के ऊपर, लैंड ओनर्स के ऊपर, सभी के ऊपर था। और लोगों को लगा था कि एक बार देकर छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद हमें देना ही नहीं पड़ेगा। बट द वर्स्ट इज़ येट टू कम। वो वर्स्ट क्या सिचुएशन आने वाली थी कि इनको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तक ये टैक्स देना पड़ता था। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी यहाँ पे दैट दे हैड टू पे द कैश में इनको देना पड़ता था, ना कि इन्हें प्रोड्यूस में देना पड़ता था। जैसे कि यहाँ कहीं कहीं जगह पे अगर आपने देखा हो, पुराने टाइम पे यही होता था दैट इफ़ अ फार्मर इज़ गिविंग अ टैक्स दैट मीन्स ही कैन गिव
अ सैक ऑफ राइस, अ सैक ऑफ वीट, अ सैक ऑफ मिलेट, तो वो सैक के जो जैसे हम लोकल लैंग्वेज में बोरी कहते हैं, उसके तरह हमको वो टैक्स देना पड़ता था भर भर के, वीट के साथ या मिलेट के साथ या जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन लोगों को सिर्फ कैश चाहिए था. सो दिस वॉज अनदर point to raise the anger of peasants. Hence they declare peasants revolt and it was occurred in 1381. तो हमने क्या चीज़ें पढ़ी 100 years of war के अंदर? एक तो इसके 3 divisions पढ़े, देखिए यहाँ पे. First division was the Edwardian War. It was occurred in 1337 and lasted until 1360. Right. Then comes your Caroline War. Caroline War होती है ब्लैक प्रिंस के साथ, जब वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू हिज हेल्थ. और उसके बाद पीस ट्रीटी की बात आती है और 1389 में ट्रीटी ऑफ ललिंगम साइन कर दी जाती है. दैन कम्स योर लेंसेस्ट्रियन वॉर. लेंसेस्ट्रियन वॉर में क्या होता है कि 1399 में सेकंड पीस ट्रीटी साइन की जाती है. और ये जो पीस ट्रीटी है 1399 में नहीं होती है, ये पीस ट्रीटी होती है 1415 में, जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ ट्रॉयज़. यू कैन ऑल्सो राइट इट इन योर नोट्स. और ट्रीटी ऑफ ट्रॉयज़ में बस इतना याद रखना है कि हेनरी V ने ही टाइड अ नोट विद द डॉटर ऑफ मैड किंग चार्ल्स VI ऑफ फ्रांस, राइट. तो ये यहाँ पे इनकी ट्रीटी साइन होती है. देन कम्स योर ब्लैक डेथ इन 1348. उसके बाद आपका पेजेंट्स रिवोल्ट आता है 1381 में. तो ये 4-5 चीज़ें हमने यहाँ पे याद रखी हैं, राइट. इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. एंड इफ़ यू वांट द नोट्स PDF और पैकेज, you can mail me under my ID. This is my ID here EnglishNTNet@gmail.com. You can mail me all your queries. If you don't want to mention it in the comments, you can also write it to this email, right? So please like, share and subscribe the channel and go through the notes. If you have your notes, just revise them and listen the video again and again. And if you don't have, then you can purchase it by commenting over here. And also mention like what other kinds of things you want to make me to cover in this video, right? And further you can also suggest your friends about this video lecture. And in the next unit, in the next video lecture, we'll cover the next section, which is the work of Chaucer, right? So this video ends here, and I'll bring the next video very soon. Till then, bye bye and keep reading. Thank you.